नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें भारत का संवैधानिक इतिहास को जानेंगे और इसमें हम लोग उन सारे एक्टों को पढ़ेंगे जो कि अंग्रेजों द्वारा भारत में आरोपित किए गए थे और इसको हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लेकर। जैसे इसके नाम से मालूम चल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेट करने के लिए आया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को अपनी एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में काम कर रही थी उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ गई। इसमें मोटे मोटे दो तीन कारण ये हैं कि जैसे कि ये प्राइवेट कंपनी थी और इसको अपनी जो कमाई है उसका टैक्स देना पड़ता था ब्रिटेन की सरकार को। तो इसने यहाँ पे जो भी काम किया हमेशा अपनी बैलेंस शीट घाटे में दिखाई और ये बताया कि हमारे पास इतना होता ही नहीं कि अपनी सैलरी निकाल पाए, अपना खर्चा निकाल पाए, तो हम आपको कहाँ से दें। हमेशा लॉस मेकिंग कंपनी के रूप में अपने आप को दिखाया उसने ब्रिटेन में। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा इसने, वो जीता। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीता और उसके बाद ये इसने यहाँ पे बहुत तेज़ी से अपना एक्सपेंशन किया। बहुत सारे जो राजाओं को हराया, उससे उनसे एक तरह से वॉर क्राइम का जो पैसा लिया और लेकिन अपनी हमेशा बैलेंस शीट इसने घाटे में दिखाई। और 1769 में जब हैदर अली जो मैसूर के शासक थे उससे ये युद्ध हारा, तो ये सब सारी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटेन सरकार के पास तो जा ही रही थी। और बंगाल में एक भयानक एक कहें तो फेमाइन भी आया था 1772 के आसपास, और जिससे यहाँ की आम जनता थी वो रुष्ट थी। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं सब इकट्ठा हुए और फिर ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसने वहाँ से एक एक्ट भेजा यहाँ पे जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में जो रेगुलेट करना है, मतलब इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कम से कम निगरानी रखी जाए कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, इनका क्या स्टेटस है। तो इन सब को देख कर एक एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ पे इस एक्ट को लाने का मेन मकसद यही था कि जो मिस गवर्नमेंट किया जा रहा है इनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसको रेगुलेट करना है ब्रिटिश का गवर्नमेंट के द्वारा। और ब्रिटेन की सरकार ने ये कोशिश की कि इनका जो भी कामकाज है उसको भी इंटरफेयर नहीं किया जाए, लेकिन ये जो करते हैं उसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक तरह का फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन है और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी पावर्स हैं, जो भी अथॉरिटी हैं भारत में, जो उसका एरिया पोजीशन है उसको लेकर ये सब बताई गई। और ये जो एक्ट था ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पारित हुआ था और ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसको लेकर था। अब कुछ बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, कुछ और बैकग्राउंड वो आप जान लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ब्रिटेन की जो उनका सरकार थी उससे इन्होंने 1 मिलियन पाउंड्स की राशि उधार में मांगी। तब ब्रिटेन की जो सरकार है उसके कान खड़े हो गए कि ये कंपनी इतने सालों से यहाँ काम कर रही है, इतना कमा रही है, इसके बारे में इतनी हमें बातें सुनने को मिल रही हैं और फिर भी ये अपने आप को घाटे में दिखा रही है और 1 मिलियन पाउंड का इसलिए उधार मांग रही 1772 में। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस लग रहे थे इनके जो ऑफिसर्स थे इन पे करप्शन और नेपोटिज्म के। तीसरा, जैसे मैंने बताया, बंगाल में बहुत बेकार और ख़तरनाक फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था, इससे कई लाखों लोगों की जान चली गई थी। और एक डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुरू किया था जब इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की थी बंगाल में, जिसमें मेन तौर पे ये था कि अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक अधिकार थे दीवानी राइट्स और दूसरे थे निजामत राइट्स। तो दीवानी राइट्स में ये था कि जो भी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है और जो भी कहीं कर लगाने का अधिकार है, जहाँ भी पैसे के लेन देन की बात आ रही है, वो सारे राइट्स अंग्रेज़ों के पास रहेंगे। और निजामत राइट्स में जैसे कि जुडिशल वाला कोई काम है और पुलिसिंग वाला कोई काम है, कुछ वेलफेयर वाला काम करना है, ये सारे काम जो निज़ाम है वो करेगा। तो ये जो एक बाइफर्केशन किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसमें भी एक तरह का जिसे कहते हैं मिसमैच दिख रहा था। और कमाई कर रहा था अंग्रेज और जो भी खर्च करने वाला काम था निज़ाम को करना पड़ रहा था। लेकिन ये तो ऑन पेपर था, लेकिन देखा जाए तो इन रियलिटी दोनों जो राइट्स थे ये अंग्रेज़ों के पास ही थे। और
इनका प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और ये अपना रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे थे, लेकिन अपनी बैलेंस शीट हमेशा नेगेटिव में दिखा रहे थे। और ये सारे जो कारण थे, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि मैसूर के जो हैदर अली थे, उन्होंने 1769 में अंग्रेज़ों को हरा दिया था। अब बात करते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे। तो पहला ये था कि इसमें जो भी इनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फंक्शनिंग हो रही है कंपनी को, उसको देखना, और लेकिन ये ध्यान रखना कि इनका कोई भी पावर को ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस नहीं ले रही है, बस एक तरह की रेगुलेट कर रही है किस तरह काम कर रहे हैं। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको 4 काउंसलर्स दिए जाएंगे, और ये उन चारों को मिला के, गवर्नर जनरल और उन चारों काउंसिलर को मिला के एक काउंसिल बनाएगी, इसका नाम रहेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और ये सारे लोगों का जो मुख्यालय रहेगा, ये जो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है वहाँ पे रहेगा। और इस एक्ट के बाद, इस एक्ट से ही वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग से भी काफ़ी ज़्यादा जैसे कहीं करप्शन के आरोप लगे थे, और जब ये वापस जाएंगे तो इन पर एक तरह मुकदमा भी चलेगा। इस एक्ट में कहा गया कि जो मद्रास और बॉम्बे की जो काउंसिल है, वो बंगाल की जो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी उसके अधीन आ जाएगी। और ख़ास करके अगर बॉम्बे और मद्रास से गवर्नरों को कोई फ़ैसला लेना है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो वो बिना बंगाल के परमिशन से नहीं ले सकते। और यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी मतलब आसपास के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनसे कोई बात करनी है, कोई संधि करनी है, कोई अटैक करना है, उसको लेकर था। साथ में इसमें ये बताया कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका इलेक्शन होगा 4 साल के लिए, और हर साल 1/4 लोग रिटायर होंगे। ये बताया गया कि ये जो डायरेक्टर्स होंगे दोबारा री इलेक्ट नहीं हो सकते, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं भारत के रेवेन्यू, सिविल या मिलिट्री मैटर्स पर, तो पहले जो इंडियन अथॉरिटीज़ है उनको दिखाएंगे, उनसे सहमति लेंगे, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजेंगे। और इसी एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिएचर की स्थापना की गई कलकत्ता में, और सर एलिजा एम्फी इसके पहले चीफ जस्टिस बनाए गए। एलिजा एम्फी सीधे इंग्लैंड से आए थे, और इनके पास सिविल और क्रिमिनल जुरिडिक्शन का अधिकार था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को लेकर, इंडियन मेंबर्स के ऊपर नहीं था ये। अब कुछ डिफेक्ट्स देख लेते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट्स के क्या डिफेक्ट्स रहे हैं। तो पहली चीज़ तो गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं था, और उनकी जो काउंसिल जो फैसला लेती थी वो इनको मानना पड़ता था। दूसरा, इसमें भारतीय पॉपुलेशन के लिए कोई बात नहीं कही गई थी कि किस तरह वो इतना सारा रेवेन्यू पे करेंगे और उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाएगा। कि इस एक्ट ने किसी भी तरह करप्शन पर रोक नहीं लगाई थी, और इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो एक वेल डिफाइंड नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट जो फंक्शनिंग थी वो स्मूथली नहीं हो रही थी, और इस सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उससे विवाद होते रहते थे। और ये भी नहीं बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले रहेंगे वो इंडियन लॉ पे बेस्ड रहेंगे या इंग्लिश लॉ पे बेस्ड रहेंगे। और एक बहुत ही फेमस किस्सा हुआ था कि जो मुर्शिदाबाद के एक्स दीवान थे महाराजा नंद कुमार, जो कि कास्ट से ब्राह्मण थे, उन पर फॉर्जरी यानी धोखाधड़ी के आरोप में उनको फांसी सजा दे दी गई थी। और भारत के या भारतीय परंपरा में किसी ब्राह्मण को धोखाधड़ी के आरोप में फांसी की सज़ा नहीं होती। इससे काफ़ी ज़्यादा आउटरेज, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फैल गया बंगाल में, और ये सब एक तरह से एक हवा चल गई कि जो वॉरेन हेस्टिंग और सर एलिजा एम्फे, ये लोग आपस में मिले हुए हैं, और इन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र की तरह तहत जो नंद कुमार है उनको फांसी दी थी, और इसे कॉन्स्पिरेसी भी कहा गया। और इसमें जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो एक इनफेक्टिव साबित हो रहा था, और गवर्नर जनरल जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे काम कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा है, इसके बारे में कुछ कन्फ्यूज़न था। और भी कई सारी ऐसी लूप होल्स थे जिसको सुधारेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो सेशन। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।